स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, और जब ज्योग्राफी का सिलेबस जब हम देखते हैं तो प्रीलिम्स में बहुत सिंपल वर्ड में लिखा रहता है फिजिकल ज्योग्राफी, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी पे जोर दिया जाता है, और इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा होता है। ठीक है। दूसरा ज्योग्राफी का हिस्सा होता है फिजिकल के अलावा एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक सोशल ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर के सामान्यतः हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, मानव भूगोल। तो इकोनॉमिक और सोशल मिल जाएगा तो एक तरह का ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में दो तरह की चीज़ें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें सोशल प्लस इकोनॉमिक है। तो ये तो सिलेबस वाली बात होगी। ये जितना भी हमारा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, ये दो तरह का काम करता है। एक तो हमारा नॉलेज बिल्ड करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, जिससे हम परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे सकें, उनके जवाब ढूंढ सकें। प्रीलिम्स में हम लोग ABCD में से सही आंसर पर पहुंच सकें, मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम लिख सकें 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, और इंटरव्यू में जब हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो एक तो हम इस लायक बनते हैं कि हमको इतना ज्ञान मिलता है कि हम सवालों के जवाब दे सकें, और दूसरा इस सिलेबस का एक उद्देश्य ये होता है कि हमारी पर्सनालिटी का ये डेवलपमेंट करता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है कि जब कभी हम इस परीक्षा को पास करके फील्ड में पहुंचेंगे, काम करने के लिए क्षेत्र में जाएंगे, तो हम पूरी क्षमता के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, विश्वास के साथ, विवेक के साथ, अनुभव के साथ हम सरकार का, जनता का काम कर सकेंगे। जिस पद के लिए हमें चुना जाएगा उस पद पे हम काम कर सकेंगे। इतनी पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो चुकी होगी। तो दो तरह के उद्देश्य। तो सामान्यतः शिक्षक लोग उस व्यक्तित्व विकास वाले हिस्से पे तो उतना ध्यान देते नहीं हैं। तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी की ही जिम्मेदारी होती है, जैसे UPSC है तो UPSC की ही जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति में दोनों चीज़ों का विकास हो, ऐसे प्रश्न पूछे, उसी व्यक्ति का चयन करे जिसका लगभग व्यक्तित्व का विकास भी हो गया हो। तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि उसे व्यक्तित्व का भी पता चलता रहे और ज्ञान का भी पता चलता रहे। तो ज्ञान आएगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा ही। ये थोड़ा सा परीक्षा की टेक्निक पर डिपेंड करता है। कई बार परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो कुछ लोग रटाई करने वाले लोग हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, रटने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो रटने वाले लोगों को पीछे करने के लिए इसलिए बार बार एक चीज़ तो बोली जाती है कि NCERT सभी को पढ़ना चाहिए। तो NCERT स्टैटिक नॉलेज के लिए है, आप स्टैटिक नॉलेज के लिए NCERT पढ़िए, लेकिन उनका रोल 30%, 25% तक है, क्योंकि बेसिक नॉलेज उसी से मिलेगा। अच्छी बात है, आप वो पढ़ें तो अच्छी बात है। 11th 12th की NCERT पढ़ लें, 9th की पढ़ लें, 10th की पढ़ लें, ज्योग्राफी की किताबें पढ़ें। लेकिन क्या हम टेक्स्ट बुक पढ़ते रहें, 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी पढ़ते रहें, NCERT पढ़ते रहें, उससे काम हो जाएगा? तो उससे नहीं होगा। दरअसल अब हमको 3-4 पैरामीटर चुनना पड़ेंगे तैयारी के, और वो 3-4 पैरामीटर ये है कि पहला तो वो जो ज्ञान NCERT में दिया हुआ है वो तो हमें पता होना ही चाहिए। दूसरा स्तर जो हमारे ज्ञान का होना चाहिए वो विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। तो विश्लेषण कैसा हो? जो समसामयिक घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का विश्लेषण, अर्थक्वेक आ रहा है तो, सुनामी आ रही है तो
कोई तूफान आया है, साइक्लोन आया है, तो साइक्लोन से जुड़ा हुआ। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज, महासागरीय धाराओं में कोई परिवर्तन है और उसकी कोई खबरें हैं तो वो, तो करंट अफेयर्स बेस्ड हमको चीज़ें भी चुनना आना चाहिए। तो सीधा सीधा करंट अफेयर्स तो फिर वो तो न्यूज़ हो जाएगी, तो क्या न्यूज़ ही हमारा विषय है? नहीं, हमें सब्जेक्ट की गहराई में उसमें जाना होगा। अगर नए उपग्रह की बात आ रही है, किसी नए सैटेलाइट की, किसी नए चंद्रमा की बात हो रही है, किसी नए कॉमेट की बात हो रही है, किसी नए एस्टेरॉयड की बात हो रही है कि कोई नया एस्टेरॉयड आया है, नया एस्टेरॉयड बेल्ट में कोई नया ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई ड्वार्फ प्लेनेट है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर हमारा चूंकि ब्रह्मांड वाला है, यूनिवर्स वाला है, पहला चैप्टर है हमारा, और हम उसी से इसको शुरुआत करेंगे। तो मैं उसी के एग्जाम्पल से आपको ज्योग्राफी की शुरुआत करवाना चाहता हूँ। तो हमको नई नई जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उन इन्फॉर्मेशन को भी उसमें समेटना है, पुराने ज्ञान को आधार बनाना है। जितना भी पुराना ज्ञान है, खास करके एनसीईआरटी में छिपा पड़ा है, एनसीईआरटी में बताया गया है, वो हमारा बेस है, फंडामेंटल बेस, हमारा जो बेसिक ज्ञान है वही रहेगा। लेकिन उस ज्ञान से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेस के तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेस तो वही बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, और जो एनालिसिस हैं, और जो ज्योग्राफर्स ने जो बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट्स को, एनालिसिस को, उसको हम बीच में दीवारों के तौर पे बनाएंगे। अगर हम किसी भवन बना रहे हैं ज्योग्राफी का, तो फिर उसकी जो छत है वो हम एक तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड जो नॉलेज है उससे उसको डेकोरेट करेंगे, उसकी छत डालेंगे। और बाद में डेकोरेशन में बहुत सारी रोज़मर्रा की जो खबरें होती हैं, उनमें से जो ज्योग्राफी की चीज़ें हैं उनको उसमें चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग वो करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो लाइव महसूस करने वाला सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि संसद में कुछ हो रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, ना तो हम निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, अखबारों में पढ़ते भर हैं। लेकिन ज्योग्राफी में जो मौसम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वर्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मानसून से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फसलों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वस्तुओं से, इकोनॉमी से, उद्योगों से उसको हम लोग बाहर महसूस करते हैं। बहुत सारी ज्योग्राफी हमको छू के निकलती है, बहुत सारी ज्योग्राफी को हम हाथ में लेते हैं, बहुत सारी ज्योग्राफी को हम लोग एक तरह से खाते हैं। तो बहुत सारी ज्योग्राफी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो अलग अलग आप आयाम देखते हैं, वो हमारे से सीधे सीधे कांटेक्ट में हम लोग उसके, हम उससे प्रभावित होते हैं और हम उसको भी प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन के क्रियाकलाप, हमारी गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ और हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो उससे प्रभावित होती है और हम उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए बिल्कुल एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट है और इसको उसी सब्जेक्ट के उसी स्टाइल में लिया जाना चाहिए। थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है, लेकिन फिलोसॉफिकल नहीं है, ये पूरा मूर्त सब्जेक्ट है, टेंजिबल है, ठीक है ना, बहुत ही टेंजिबल है और उसको बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहिए। तो जब हम ज्योग्राफी में फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चंस जो हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी से आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं, ओशनोग्राफी से आते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी से आते हैं। तो जो पहला जो हमारा चैप्टर होता है जनरली जियोमॉर्फोलॉजी, हम बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी की जब बात होती है तो उससे पहले हम चूँकि जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की बात करेंगे। जियोइड जो हमारी पृथ्वी है उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक और बात आती है कि पृथ्वी आई कहाँ से, और जब हम पृथ्वी के आने की बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो फिर हम यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं वापस कि पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल का हिस्सा है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। फिर सोलर सिस्टम कहाँ से आया?
फिर हम बोलते हैं नहीं ये फिर हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, ये थोड़ा और बड़ी चीज़ है। और फिर ये तो फिर पूरा आता नहीं, बोले हम एक यूनिवर्स में हैं, हमारा एक यूनिवर्स है। तो जब हम यूनिवर्स की बात करने लगते हैं तो फिर आता है कि फिर ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ये कैसे काम करता है और अभी कैसा है, ये वहाँ तक चले जाते हैं। इसलिए पहला चैप्टर जो है वो काफ़ी विस्तृत है। पहला चैप्टर केवल जब हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं तो केवल वो इसका मतलब भूभौतिकी नहीं है, सिंपल भौतिकी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भौगोलिक संरचना यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकारिकी। तो भू आकारिकी का मतलब यहाँ सिंपल वाला वो नहीं है। तो फिर ये आए कि ये सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं तो अब यहाँ दो चीज़ें एक साथ जुड़ जाएंगी, एक ज्योग्राफी होगा, दूसरा जनरल साइंस होगा। तो ज्योग्राफी के साथ जनरल साइंस जुड़ जाएगा यहाँ। जब हम जनरल साइंस में, भौतिकी में जब पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम यूनिवर्स, वही यूनिवर्स यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ जितनी कॉम्प्रहेंसिव समझ आप दिखा सकते हैं वो आपको यहाँ दिखानी चाहिए। और ये दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका आज के ज़माने में जो अगर है तो वो है यूनिवर्सल स्टडीज़। ब्रह्मांड की नहीं बात कर रहा मैं, सार्वभौमिक स्टडीज़, यूनिवर्सल स्टडीज़ जो आपको यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, जो यूरोप में, डेनमार्क में, ऊपर फिनलैंड में, किसी भी कंट्री में जो ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, वही लेवल आपकी ज्योग्राफी का अगर रहेगा तो बहुत एडवांस आप रहेंगे। हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी संस्था मिलती है, नासा, अमेरिका की बहुत अच्छी संस्था है नासा, जो हमें पृथ्वी के बारे में, हमारे ग्रह के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है। तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहिए नासा की वेबसाइट को। खास करके नासा ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए चलाए हुए हैं, हमको वो प्रोग्राम देखना चाहिए, वो वाले ऐप डाउनलोड करने चाहिए। हमको वहाँ से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी नासा से। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी भारत के इसरो से। हमारा जो इसरो है वो भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। इसरो की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पृथ्वी के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, तमाम ग्रहों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, हमारे मिशन है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलेगी वो इसरो से मिलेगी। थोड़ा सा क्वालिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। दरअसल हम सिंपल क्वालिटी, साधारण तरीके से इसको डील नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो क्वालिटी, फिर ऐसे लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे। ऐसे लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे कोई भी एक टॉपिक को पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग तरह की चीज़ है। ध्यान रखिए, जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने लायक नहीं बनेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है, साधारण किताबें जो मार्केट में मिलती है, उन किताबों में भी वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज के ज़माने में नौकरी तो थोड़ी सी कठिन काम हो गया है, नौकरी मिलना और लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तो मार्केट से ऐसी किताबें लाएंगे और पढ़ लेंगे, और पढ़ करके तो फिर नौकरी मिल जाएगी अगर ऐसे मिलना होगी तो नौकरी तो इतनी आसानी से नहीं मिलनी है कि हम मार्केट में एनसीईआरटी मिल रही है, कोई एक ज्योग्राफी की किताब मिल रही है, उन दोनों किताबों को हम पढ़ लें और एग्ज़ाम में जाके लिख दें और नौकरी हमको हासिल हो जाए। वो हमको 10 में से 4 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता। वो जो मार्केट का जो भी मटेरियल इंटरनेट पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल है, आसानी से जो अवेलेबल, बिना रिसर्च के, अगर आप सर्च करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसके बाद यदि आप कोई मसाला तैयार करते हैं, उसकी बात अलग है। अदरवाइज़ जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है उससे तो 4 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे 10 में से। अब आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाला इकट्ठा करना पड़ेगा। और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर किसको मिलेंगे? वो जो मसाला मिलेगा उसको कितने अच्छे से वो परोसता है, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर देता है। मसाला तो मिल जाएगा,
लेकिन प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से कर पाएगा वो व्यक्ति फिर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऐसे हासिल करेगा। तो फिर आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। केवल मटेरियल हासिल करने से बात नहीं बनेगा, उस मटेरियल को प्रोसेस करना आना चाहिए। तो मटेरियल की प्रोसेसिंग का ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब के साधारण वीडियो से ज्योग्राफी पढ़ने के बजाय हम शुरुआत जो जियोमॉर्फोलॉजी की या यूनिवर्स की करने जा रहे हैं, हमारी शुरुआत नासा की वेबसाइट से होना चाहिए, नासा के जो यूट्यूब चैनल हैं उनसे होना चाहिए। नासा का जो ऐप है जो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है, हम उस मटेरियल को यूज़ करें, हम इसरो के मटेरियल को यूज़ करें। फिर हम हमारे इंडिया के जितने आईआईटी हैं, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है, दिल्ली है, इन तमाम आईआईटीज़ का जो एक नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है उस मटेरियल को हम लोग यूज़ करें। फिर दुनिया भर में जो एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितना एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी तो नेगेटिव हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है ना, तो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर जितना कुछ ब्रह्मांड का मटेरियल हमको मिलता है, हम उसके चैनल सर्च करें तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, हम ग्रुप में डलवा देंगे, है ना, आपको जो दिया था वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, तो उसमें आपको नया नया मसाला मिलता रहेगा। तो वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे उनके, उन चैनल्स को आप लोग देखिए, उन पर्टिकुलर उन टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए। और उसके अलावा फिर इंटरनेशनल लेवल पर जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, और भी फिलाडेल्फिया है, और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड है, या और भी जो तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की खास करके, उनमें जो लेक्चर्स हैं, वहाँ के लोगों ने जो एस्ट्रोफिजिक्स पे लेक्चर दिए हैं, यूनिवर्स के ऊपर लेक्चर दिए हैं, बिग बैंग पे लेक्चर दिए हैं, उन लेक्चर को आप लोग देखिए। वो कौन सी गणितीय परिकल्पना को, वो कुछ कैलकुलेशंस आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बता रहे हैं, कुछ डेरिवेशंस बता रहे हैं, कुछ फिजिक्स की वो चीज़ें बताएंगे वो जो कि आखिर ये ब्रह्मांडीय स्फीति और उसके बारे में जो वो जो रीज़न देंगे, कुछ साइंटिफिक कॉज देंगे, उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उनको एग्ज़ाम में जाकर के लिखिए, तब जाकर के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स फिर इससे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साधारण टाइप के राइटिंग से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, साधारण किस्म के नहीं। आप उसको अपने उत्तर को विशेष बनाइए, अपने उत्तर को विशेष बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में भी। तो क्यों ना हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं तो फिर अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर मेहनत करें, ठीक है। तो शुरुआत जो होती है वो ज्योग्राफी के डेफिनेशन से होती है, ज्योग्राफी क्या है ये है। फिर आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोथेनीज, जो पहली बार बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये गोल है, ये पृथ्वी स्फेरिकल है। उससे पहले ये कल्पना थी कि पृथ्वी चपटी है। तो अब तो मैंने आपको पिछला लेक्चर एआई पे लिया है, तो एआई पे लिया है तो आप कोई भी चैट जीपीटी या कुछ भी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो यही निकाल लीजिए कि आखिर लोग पृथ्वी को चपटी कहते क्यों थे, ऐसे कौन से लॉजिक थे उनके पास में जिससे वो बोलते थे कि ये फ्लैट है, हमारी अर्थ जो है ये चपटी है। तो हमको तो टॉप 10 कॉजेज दे दीजिए, 10 रीज़न चाहिए हमको, 10 ऐसे कारण चाहिए जिससे वो चपटी कहते थे। फिर उसी से पूछ लीजिए कि ये जो शेप उन्होंने स्फेरिकल बोलना शुरू किया है कि नहीं ये तो गोलाकार है, पृथ्वी गोल है। तो एरिस्टोथेनीज से लेकर के तमाम जो ज्योग्राफर थे वो ऐसा क्यों करते थे, क्यों बोलने लगे कि ये तो गोल है। तो 10 जवाब उसी से पूछ लीजिए, आपका काम आसान हो गया। 10 आपके पास फ्लैट वाला हो गया, 10 स्फेरिकल हो गया। बाद में आया कि नहीं ये जियोइड है, उसका खुद का अपना एक शेप है जिसको हम लोग जियोइड बोलते हैं। पृथ्वी का खुद का अपना एक आकार है जो न गोलाकार है पूरी तरह से, वो क्योंकि ध्रुवों पर वो चपटी है। अगर वो पोल्स पे चपटी है तो फिर ये तो डिफरेंट हो गया। तो पोल्स पे चपटा होना उसको फिर अलग बनाता है, उसको आप चपटा कर दीजिए, जियोइड बना दीजिए। तो जियोइड होने वाले कौन कौन से 10 रीजन से, ये हो गया तैयार आपका एक क्वेश्चन अच्छा सा।
अब आपके पास बहुत अच्छा है, अब आप एआई को यूज कीजिए हर चीज में, उससे पूछिए, आपको मसाला तत्काल मिलेगा, एकदम तैयार मसाला मिल जाएगा। लेकिन उससे पूरा उत्तर मत जानिए कि मुझे स्पेरिकल भी बता दीजिए, फ्लैट भी बता दीजिए, जियोइड भी बता दीजिए और मुझे एक तैयार मसाला, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, मुझे तैयार मसाला दे दीजिए 2-3 पेज का। नहीं, वो गलत है, वो अप्रोच गलत है। एआई में, एआई में जो अप्रोच है वो आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले कुछ लोग, मुझे सुनाई दिया, आप चैट जीपीटी से बात कीजिए, चैटिंग कीजिए ना उसे चैटिंग ये कीजिए कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि पृथ्वी चपटी थी पहले के ज़माने के हिसाब से, तो आखिर वो उसको चपटी कहते क्यों थे बताइए। तो फिर आपको 8-10 रीज़न बता देगा कि ये 10 रीज़न थे जिसकी वजह से उनको वो चपटी लगती थी। फिर बोले बाद में ऐसा क्या हुआ कि लोग उसको स्पेरिकल बोलने लगे, तो वो 10 रीज़न स्पेरिकल वाले दे देगा। फिर बाद में आया कि नहीं, नया शेप आ गया, जियोइड आ गया, तो फिर ये बोले फिर ये रीज़न है कि इसको जियोइड। आपका आंसर तैयार हो गया, बहुत आसान है। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना एक्सरसाइज आप करिए, आसान हो गया। अब आपका डायग्राम इंट्रोडक्शन हो गया। और ये जो पृथ्वी है ऐसी, और इसका जो अध्ययन है यही ज्योग्राफी है, यही ज्योग्राफी, क्योंकि आप इसी का अध्ययन करने वाले हो। ठीक है, तो फिर आइए आगे, थोड़ा सा आगे निकल करके अभी हम यूनिवर्स में चलें उससे, चूंकि हमने जियोइड छेड़ दिया है। तो ये जो ध्रुव हैं, ये क्या पृथ्वी इसी तरह की है? कई लोग बोलते थे सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो क्या सूर्य चक्कर लगाता है? बोले सूर्य नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो केवल चक्कर लगाती है, खुद भी घूमती है? वो खुद भी घूमती है। खुद जो घूमती है वो 23 आवर और कुछ 59 मिनट और कुछ सेकंड्स में घूमती है, पूरा 24 घंटा नहीं। खुद भी घूमती है, अपनी जगह पे घूम जाती है। रोटेशन, घूर्णन, उसको बोलते हैं रोटेशन। और वो जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन भी चल रहा है, रिवॉल्यूशन भी चल रहा है। रोटेशन जो चल रहा है उससे दिन रात हो रहा है, क्योंकि सूर्य की जो जिधर छाया पड़ेगी, जिधर उसका फेस होगा सूर्य की तरफ, उधर दिन होगा, दूसरी तरफ उसकी छाया रहेगी तो अंधेरा होगा। अभी हम छाया में हैं, इसलिए रातें हमारी ठंडी हो जाती है, सनलाइट हमको नहीं मिलती। गर्मी जब मिलती रहती है तो हमारी पृथ्वी का तापमान ज़्यादा रहता है, रात के समय में तापमान कम हो जाता है। बहुत सिंपल से फिनोमिना है। लेकिन इसको देखिए ना कि ऐसा कितनी बार होता है, कितने अंश झुकी हुई है। अगर इतने अंश झुकी हुई नहीं होती तो फिर हमेशा ही दिन रात बराबर होते, जहाँ जैसा होता वैसा ही होता। अब ये दिन और रात का अंतर आता रहता है। तो सोल्स्टाइस क्या होता है वो आपको, इक्विनॉक्स क्या होता है वो समझ में आएगा, तो विषुव समझ में आएंगे, इक्विनॉक्स समझ में, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसकी टर्मिनोलॉजी को पकड़िए। और बहुत, ये तो बेसिक है, ये तो एनसीईआरटी की किताबों समझाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि इसके लिए आप जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखें, बड़ी यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखें। जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत मैच्योर प्रोफेसर से जब ये लेक्चर सुनेंगे ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि उनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। और दरअसल हमारा शिक्षक, जहाँ हमारे शिक्षक की सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ उस प्रोफेसर की सोच शुरू होती है। हमारा जो ज्योग्राफी का शिक्षक जहाँ तक सोच पाता है, उसके बाद उसकी सोच शुरू होती है उस प्रोफेसर की, क्योंकि वो रिसर्च माइंड वाला आदमी होता है। तो वहाँ जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, सिंपल वाली चीज़ों को भी, तो हमको बहुत बहुत अलग टाइप के रहस्य समझ में आएंगे। ठीक है, और वो जो हमको जिन आर्टिकल का जिक्र करेंगे, रिसर्च पेपर का जिक्र करेंगे, वो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स वाले होंगे। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि इस प्रकार की सोच विकसित करना चाहिए। लेकिन सीधा वहाँ कूद जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा।
इसलिए एनसीईआरटी का जो लेवल है उसको आप खुद अपने से क्रॉस कीजिए, उसके बाद फिर वहां जाइए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली चीजें। तो मैंने अभी इस बार 2 दिन तक सवाल करवाए हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेकर के। तो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की जब बात आती है तो हम इक्वेटर के आधार पर उसको डिवाइड करते हैं, खास करके लेटीट्यूड को। इक्वेटर के ऊपर जब जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं हम लोग, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के बीच की दूरी को सामान्यतः हम लोग 111 किलोमीटर मानते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से जब हम सरकमफरेंस की बात आती है तो 40,000 के आसपास जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है लेकिन 40,000 किलोमीटर का हमारा परिधि पृथ्वी का देखने को मिलता है। और 40,000 में जब हम 360 का भाग लगाते हैं तो लगभग 111 आता है। तो 111 किलोमीटर पर हम 1 डिग्री मापते हैं सामान्यतः, 1 डिग्री। उसको लेटीट्यूड चेंज होने को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री हम ऐसे जाते हैं, एक तो क्वार्टर हो जाता है वो एक तरह का। 90 डिग्री हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री 180, और इतना ही 180 उस तरफ, तो ऐसा करके वो 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड को करते हैं तो हम ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ 180 तक ले जाते हैं। तो 0 से लेके 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री। और चूंकि एक इक्वेटर वाली बात आती है, इधर जब हम बात करते हैं तो मेरिडियन बोलते हैं हम लोग, मेरिडियन बोलते हैं, वहाँ हम इक्वेटर बोलते हैं। तो वो उसको जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 181 टोटल जो है डिवीज़न आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 181, खास करके लेटीट्यूड में। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में और 24 घंटे का समय हम मानते हैं कि पूरे ग्लोब पर, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है तो सनलाइट जो है एक बार घूम जाती है 24 घंटे के अंदर। तो हमने समय की गणना जो है वो 24 घंटे से की हुई है, और 24 घंटे में जितने मिनट होते हैं उन सबको अगर गुणा करके और डिवाइड करें तो फिर 4 मिनट का समय आता है। 1 डिग्री के साथ कितने मिनट का समय आता है? 4 मिनट का समय आता है। तो अब ये बात तो तय हो गई कि एक लेटीट्यूड क्रॉस करें या एक लॉन्गिट्यूड इधर क्रॉस करें, अक्षांश और देशांतर, तो हम दूरी के हिसाब से 111 किलोमीटर आगे खिसक जाते हैं, और समय के हिसाब से 4 मिनट। अगर हम ईस्ट की तरफ इधर खिसकते हैं तो हमारा समय और कम होता है, हम बैक में जाते हैं एक तरह से। इधर जाते हैं तो हमको और गेन करते हैं, हम समय गेन करते हुए जाते हैं वेस्ट में। तो समय के हिसाब से 4 मिनट और दूरी के हिसाब से 111 किलोमीटर। अब इसके ढेरों सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर है, तो दोनों के बीच में, दोनों एक उस घड़ी में देख रहा है, एक अपनी घड़ी में देख रहा है, तो इसकी घड़ी में क्या बजा होगा और उसकी घड़ी में क्या बजा होगा। अगर दोनों का आपको देशांतर पता है तो, या लेटीट्यूड पता है तो ऐसे जो सवाल होते हैं उन सवालों को करिए, जाकर के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से जुड़े हुए टाइम के और डिस्टेंस के, समय के और दूरी के सवालों को पकड़िए। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना, टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना। और उसमें कॉज वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, कॉजिन, क्योंकि हर वो मिल जाएगी आपको। कॉज टेबल जो जनरली साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं उसमें तो कॉज बटन दबा देते हैं तो उससे कॉज वैल्यू आ जाता है। अदरवाइज आपको एक टेबल मिल जाएगी, टेबल में आप 15 डिग्री वाला याद रख लो, 30 वाला याद रख लो, 45 वाला याद रख लो, 60 वाला याद रखो, फिर 75 डिग्री याद रखो, फिर 90 डिग्री वाला याद। 90 तो ऊपर तो जाकर कोई मतलब नहीं है, नीचे 0 का भी कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू 1 है, ऊपर जाके 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो कॉज वैल्यू के साथ में आपको लेटीट्यूड वाले सवाल उसमें मिल जाएंगे। 111 किलोमीटर याद रह गया आपको, समय के हिसाब से 4 मिनट आपको याद है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए,
कि 4 मिनट है ना। यहाँ डिग्री के साथ भी जब होता है तो हम बोलते हैं इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। हम जो जगह लोकेशन लेते हैं ना, जब हम यहाँ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग लोकेशन लेते हैं, कई बार मोबाइल में लोकेशन लेते हैं, आप लोग गूगल लोकेशन लेते हो तो वहाँ पर भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो एक वो डाल देता है, इतने ईस्ट में, इतने नॉर्थ में। तो उसमें 3 वैल्यू देता है वो। एक डिग्री वाली वैल्यू होती है, मिनट वाली में ऊपर एक इन्वर्टेड कामा होता है, और एक सेकंड, वो सेकंड। तो वो डिस्टेंस, यहाँ जो टाइम वैल्यू है वो डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होती है, लोकेशन बताने में भी यूज़ होती है। तो उसको 360 डिग्री को उस तरह से भी डिवाइड किया हुआ है टाइम से, तो उसको भी मिनट और सेकंड से कहते हैं। तो इन साइंटिफिक वैल्यूज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ से अपनी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। डिफरेंट टाइप के सवाल, सबसे पहले बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम, एक जगह पर 10:30 बज रहा है, इतना लेटीट्यूड है, दूसरी जगह पर इतने लेटीट्यूड पर कितना बज रहा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। फिर लॉन्गिट्यूड वाले में, उसमें फिर कॉज वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो ईस्ट वेस्ट जो दिया होगा उससे आसानी से आप गणना कर पाएंगे और उस गणना को कर लीजिए। फिर चूंकि ये टाइम वाली बात हो गई, अब डिस्टेंस वाली बात भी साथ में लेके आइए कि एक व्यक्ति यहाँ से इतनी बजे चला और इतनी बजे वो वहाँ पहुँच जाएगा, उस जगह पर इतना टाइम था, यहाँ पर इतना टाइम है। दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से चला, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के, तो इतना चल गया तो वहाँ के टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, और अगर उसकी घड़ी में इतना बज रहा तो फिर यहाँ वाले की घड़ी में कितना बज रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल और कठिन हो जाएगा उसमें एक आध प्रॉब्लम और आ गई। आप ग्रीनविच लाइन को ले आए, आप और कोई सिचुएशन लेके आ गए, इंटरनेशनल डेट लाइन को लेके आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। तो कि वो ग्रीनविच पे बैठे हुए थे और ग्रीनविच पे मेरिडियन, उसी मेरिडियन पे थे, तो उसको ग्रीनविच मेरिडियन बोल दिया और उसको 0 टाइम बोल दिया कि यहाँ से टाइम की शुरुआत हो रही है। तो हम जो भी प्लस माइनस लिखते हैं तो जीएमटी के हिसाब से लिखते हैं, है ना, जीएमटी लिखते हैं ना, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स आईएसटी के हिसाब से लिखते हैं। तो हम लोग हमारे यहाँ की जो तिथि रेखा है, भारत की जो तिथि रेखा टाइमलाइन है इंडिया की, उससे बात करते हैं। तो इंडिया की टाइमलाइन को जानने की कोशिश कीजिए, वो कितनी है, 82 डिग्री, वो क्यों है, हमने कहाँ पर उसको बनाया हुआ है, भारत में कितने देशांतर पे हमने उसको बनाया है। जीएमटी वहाँ 0 है, तो जीएमटी किस जगह पर है, वो किसके ऊपर से होकर के गुजरी है। तो चूंकि अंग्रेजी ये सब बना रहे थे, और अभी तो पूरा विश्व का संचालन इसी से चल रहा है, पूरे विश्व में इंटरनेशनल डेट, हम लोग हिंदी महीने से कई बार नया साल मनाने की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहाँ होता है, हम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। किसी को अपना जन्म कौन से संवत में हुआ था, तिथि भी नहीं पता बहुत लोगों को कि कौन सी तिथि को पैदा हुए थे। किसी को तिथि पता है तो उसका संवत पता नहीं होगा, है ना, कि कौन सा संवत था वो। तो सन तो सबको पता है। तो जो डेटलाइन है वो काम कर रही है, और इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ काम कर रही है, बड़ी कटी फटी सी है, समुद्र में से भी होके जाती है ऐसे। तो कोशिश हमने की है कि इसके इस तरफ अलग डेट हो और उस तरफ अलग डेट हो। आप थोड़ा सा वहाँ के जो सवाल होंगे वो बड़े और चौंकाने वाले होंगे। आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आप ट्यूसडे में थे, एकदम वेडनेसडे में पहुंच जाएंगे। इधर उधर से इधर क्रॉस करेंगे, एक दिन और नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन गेन कर जाएंगे, इधर आप एक दिन गेन कर जाएंगे, उधर लॉस हो जाएगा। तो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो आपको किस में फ़ायदा होता है, किस में नहीं। तो आप यात्रा करेंगे तो किधर से यात्रा करें ताकि आपको एक दिन और उल्टा फ़ायदा हो जाए, 15 घंटे की अमेरिका की यात्रा भी हो जाए और एक दिन का फ़ायदा भी हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इसको है ना किताबों में और वहाँ से निकल करके बाकायदा ग्लोब लेकर के ऐसे ही खुद ही सोचिए कि मैं यहाँ से अगर हवाई जहाज़ में बैठता हूँ और ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, या ऑस्ट्रेलिया में आज मैच चल रहा है, अभी मैच चल रहे थे सिडनी में और तमाम जगहों पर, तो हम लोगों को रिजल्ट्स कितनी देर बाद मिल रहे थे, क्योंकि वो तो डे नाइट नहीं था,
वो तो दिन दिन में होता है। हमारे यहाँ पे भी 9 बजे सुबह टेस्ट मैच शुरू हो जाता है, शाम को 5 बजे तक चलता रहता है। फिर वो टी ब्रेक हो रहा है, फिर लंच ब्रेक हो रहा है। तो आखिर वो ब्रेक जो है हमारे यहाँ 12 बजे होता है, तो वहाँ पे भी उसी हिसाब से हुआ होगा। तो हमारे यहाँ उसके टाइम में डिफरेंस क्या है? तो ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कभी मैच चल रहा हो तब हम उसको जी सकते हैं। तो ये हमारा हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। ये ही वैज्ञानिक सोच है, यही वैज्ञानिक सोच है, और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि अभी ये इतना बज रहा होगा। आपका साथी यदि कनाडा में रहता है, आपका साथी यदि यूएस में रहता है, लॉस एंजलिस में रहता है, तो क्या उसको अभी फ़ोन लगा लें? हाँ, अभी लगा सकते हो। लेकिन मान लीजिए वो न्यूयॉर्क में रहता है तो नहीं, अभी वो सो गया होगा, क्योंकि वहाँ टाइम जोन डिफरेंट है। तो ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में टाइम जोन में ही बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है? कौन से देश ने सबसे ज़्यादा? नहीं, यूएस में नहीं है, हाँ, रशिया भी नहीं है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में, दूसरे नंबर पे रशिया। तो यही तो जानने वाली बात है कि किसने टाइम जोन सबसे ज़्यादा बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ 1906 से पहले जो है टाइम जोन होते थे। 1906 में जो है अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक ही टाइम जोन रखेंगे इंडिया का, क्योंकि हमको दिक्कत आ रही है। नहीं तो हम भी टाइम जोन में थे पहले, तो इंडिया में भी कभी टाइम जोन हुआ करते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं अब यहाँ एकदम सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं आपको सिलेबस तो बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या चुना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है? ग्रीनविच यानी जीएमटी क्या चीज़ है? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन, दोनों को अलग अलग शॉर्ट नोट बनाइए, दोनों के सवाल कीजिए, ठीक है। दोनों कहाँ पर हैं, कौन से देशांतर पे है, और दोनों के सवाल कीजिए, ठीक है। फिर टाइम जोन के सवाल, समय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से देशों में। समय क्षेत्र ज़्यादा होने के क्या नुकसान है, समय क्षेत्र से आसानी क्या हो सकती है, फायदे क्या हैं, टाइम जोन होने के फायदे क्या हैं। तो फायदे और नुकसान भी लिखने हैं। 5 फायदे अब चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, टाइम जोन होने के 5 फायदे बताओ, वो तुरंत बताएगा। ऐसी चीजें चैट जीपीटी गलत नहीं बताएगा। एआई से आपको क्या पूछना है, बहुत एक्यूरेसी के साथ यदि आप पूछोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में बात करोगे, बिल्कुल गलती नहीं होगी। इंटरनेशनल टाइमलाइन, अगर आप पूरा ही कहोगे कि मुझे ज्योग्राफी की बेसिक समझ चाहिए, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, मुझे टाइम और डिस्टेंस के सवाल सॉल्व करने, मुझे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, तो वो जो 100 बातें बताएगा उसमें से 10 गलत हो सकती है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रश्न आपने मार दिया। लेकिन आप पूछे कि मुझे इंटरनेशनल डेडलाइन से जुड़े हुए 10 बातें चाहिए, इंटरनेशनल टाइमलाइन से जुड़ी हुई 10 बातें चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइए और स्पेसिफिक होकर के उससे सवाल करिए, आपका नोट्स बनता चला जाएगा। फिर आप नोट कर लीजिए उसको, वही एग्जाम में लिख दीजिए, हो गया काम बस। अब आपका, आप कहाँ नोट्स वोट्स के इधर उधर मारा मारी कर, और सुन लीजिए उसके लेक्चर को। MIT के आदमी को सुन लीजिए, MIT के प्रोफेसर को सुन लीजिए, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर को सुन लीजिए। थोड़ी सी इंग्लिश सुनने की आदत डालिए, है ना। थोड़ी सी अगर उसका टोन अगर यूएस वाला भी है तब भी, अगर एक्सेंट वैसा आ रहा है, यूएस एक्सेंट है, तो वो भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं हो, बहुत सरल करके पढ़ाते हैं वो लोग, वो कठिन नहीं पढ़ाते कभी, बहुत सिंपल पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट को जितना अच्छा वो तोड़ते मरोड़ते हैं, हमारे यहाँ के प्रोफेसर कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने इंग्लिश को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हमारे यहाँ के प्रोफेसर सोचते हैं कि मैं ऐसे वर्ड्स बोलूँ कि जो इनके समझ में ना आया तो ये मान जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। वो अपने आप को मनवाने पे तुले रहते हैं हमेशा। वहाँ का आदमी सिंपल करने पे तुला रहता है कि मैं इसको सिंपल कैसे कर दूँ, इसको समझा कैसे दूँ। दोनों में अंतर है। वो यहाँ वाला समझाना चाहता ही नहीं है, यहाँ वाला कतई नहीं समझाना चाहता, वो चाहता ही नहीं कि समझ में आए। समझ में आ गया तो ये मुझे समझेगा नहीं कुछ, ये समझेगा ये तो बहुत सिंपल आदमी है, मुझे तो समझ में आ गया।
यहाँ कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। मदर टंग नहीं होने के बावजूद वो इंग्लिश यूज कर रहा है, तो उसमें अपना एक कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए वो उसको सबसे पहली चीज है कि मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। नॉलेज बाद में, नॉलेज बहुत बात की चीज है, उसके लिए नॉलेज फर्स्ट चीज है। इंग्लिश आने नहीं आने का कोई लेना देना नहीं है उससे। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि आपको चीजें समझ में आए। इसलिए आपको वहां से समझने की बात कर रहे हैं हम लोग कि आप उनको पढ़िए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सारे सवाल जब टाइमलाइन के और डेडलाइन के हो जाएंगे, तब आप आगे बढ़िए पृथ्वी के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। फिर हम इक्वेटर को समझे, इक्वेटर से जुड़े हुए, फिर लाइन ऑफ कैंसर उसकी बात करें, कर्क रेखा से जुड़ी बात करें। फिर हम हमारी जो पृथ्वी की संरचना है, पोल्स हैं, उनके बारे में बात करें। फिर हम उन समय के बारे में आए कि क्यों पृथ्वी पर दिन और रात अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। ध्रुवों पर क्यों 6 महीने में जो एक दिन ऐसा आता है कि पूरा दिन ही रहता है, 6 महीने में एक रात ऐसी होती है कि पूरी रात ही रहती है, 24 घंटे रात रहती है। ऐसा समय क्यों आ जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? तो ऐसा मध्य रात्रि का सूर्य वाला जो काम है वो एक बार नॉर्थ पोल पे भी होगा, एक बार साउथ पोल पे भी होगा, पृथ्वी झुकी होने के कारण होगा। फिर वो जो रिवॉल्यूशन चल रहा है उससे सीजन्स डेवलप हो रहे हैं। तो कितने सीजन्स हैं? हिंदी महीनों के हिसाब से हम 6 ऋतुएं मानते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से 4 मानते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से वो 4 सीजन्स कौन से हैं? तो सीजन्स कैसे आते हैं, सीजन्स क्या चीज़ है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करें। यही वैज्ञानिक, यही वो समझ है जो एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी वाला, कि इससे इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो हमको बनता हुआ दिखता है। मैंने जो अभी आपको ज्ञान बताया वो केवल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराएगा, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी बनाएगा। आप पृथ्वी के ये जो सुलझे हुए रहस्य हैं, जो बिल्कुल सामान्य रहस्य हैं, जो कि सभी को पता है, किताबों में लिखे हुए हैं, विकिपीडिया पे हैं, सबसे पहले हम उन रहस्य को जानते हैं कि नहीं? पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई बहुत सारी ऐसी असीमित संभावनाओं या ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते, हमको वो नहीं जाननी है। अभी सबसे पहले वो चीजें जाननी है जो लगभग सभी लोग, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और वो जब हम समझ जाते हैं तो उससे फिर एक कॉन्फिडेंस आता है, उससे फिर हमारा व्यक्तित्व निखर करके आता है कि हम ज्योग्राफी को समझते हैं। ठीक है, अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछी जाएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये समझ से जो है हमको शुरू करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हम जान जाएंगे तो हम फिर दूसरी परिकल्पनाओं की बात करेंगे। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर की बात हम लोग कर सकते हैं, न्यूटन की बात कर सकते हैं, गैलीलियो की बात कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। फिर पृथ्वी से जुड़ा हुआ कुछ ज्ञान हमेशा विवादों में रहा है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ बहुत सारा ज्ञान हमारा उलझा हुआ रहा है, और वो उलझा हुआ रहा है धर्म के साथ में। क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा था कि जो हमें अमरता में और स्वर्ग और नरक की परिकल्पना की तरफ ले जाता था, और वो धार्मिक ज्ञान था। और ज्योग्राफी का जो ज्ञान अगर मूलतः साफ सुथरा अगर ज्योग्राफी का ज्ञान किसी व्यक्ति को मिल जाए, वैज्ञानिक परिकल्पना वाला, तो फिर उस व्यक्ति को स्वर्ग या नरक में विश्वास करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से भी हम देखें तो हम पुराने पौराणिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो आता है कि एक भूलोक है, एक आकाश लोक है। पृथ्वी लोक बोलते हैं, आकाश लोक बोलते हैं, पाताल लोक बोलते हैं। अब हम जब पृथ्वी को पढ़ते हैं तो पाताल लोक जैसी चीज़ नहीं होती है, और आकाश में भी किसी आदमी को टिकाना बड़ा मुश्किल है
कि आदमी आकाश में टिका हुआ है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, जहाँ सुनीता विलियम्स है, अभी बहुत खर्चा आता है पर डे एक आदमी को टिकाने का भी वहाँ पर, वो अंतरिक्ष में टिका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जितनी आसानी से वहाँ स्वर्ग की परिकल्पना और ये की जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो और साइंटिफिक वे में पढ़ते हो तो धर्म हिलता है, धार्मिक ज्ञान को चुनौती मिलती है और उसकी ध्वजा थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, और वो पैरामीटर्स टूटते हैं, वो मानक टूटते हैं। इसलिए कई बार शिक्षा को जो है वो दूर ले जाया जाता है, नहीं तुम थोड़ा इधर आओ, उधर सबके सामने चिल्लाओगे तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। तो एक समय में चर्च के साथ वैज्ञानिकों की एक संघर्ष था। बहुत सारे वैज्ञानिकों को, बहुत सारे जो भूगोल के ज्ञाता थे, उनको सूली पे इस बात पे चढ़ा दिया गया कि उन्होंने कहा पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही। इस बात पे कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनका नहीं, पृथ्वी कैसे घूम सकती है, पृथ्वी अगर घूम रही है तो फिर वो नियंता जो पृथ्वी का संचालन कर रहा है, संचालक है। हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें तो शेषनाग के फन पे टिकी है, या फिर वो क्षीर सागर में जो सोया हुआ है भगवान विष्णु है। तो फिर ऐसे इतनी स्पीड से अगर भागेगी तो फिर क्षीर सागर में, और वो फिर शेषनाग जो है वो छाया दे रहे हैं। वो जो कैलेंडर पे जितने फोटोग्राफ्स हैं वो सब हिल जाते हैं ज्योग्राफी पढ़ने से, तहस नहस हो जाता है पूरा धर्म। चर्च भी हिल उठा था, चर्च भी हिल गया, चर्च का भी दिमाग खराब था, उसने तो स्लॉटर करना शुरू कर दिया था वैज्ञानिकों को। आज के बाद ये किसी को खबरदार किसी को बताया तो कि पृथ्वी गोल है, आज के बाद कभी ये बताया कि पृथ्वी घूम रही है, कई बार बताया। ये जैन धर्म वाले तो अभी भी मानते हैं कि चपटी है, उनके जैन मुनि बोलते हैं मान मत लेना इन वैज्ञानिकों की बात कि पृथ्वी गोल है। मतलब बड़ा अजीब है। अब तो अंतरिक्ष में बैठ के वहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है फोटो खींच के डाल दिए हैं कि नीला ग्रह है, पृथ्वी नीली दिखती है और कैसा दिख रहा है, और एकमात्र हमारा घर है, और देखिए कितने सारे नासा के फोटोग्राफ हैं और साफ साफ दिख रहा है कि वो गोल है। और जो जैन धर्म के मानने वाले कम से कम हजारों लाखों बच्चे जो है अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, और वो जानते हैं कैसे वो घूम के जाते हैं, और घूम के जाते हैं तो घूम के जाना पड़ता है, ऐसे ही वो सीधे निकल करके नहीं जाते हैं। और पाताल लोग कुछ नहीं, अमेरिका को आप पाताल कह लीजिए, रावण यहाँ पे, रावण वहाँ पर, ऐसा और कुछ नहीं है, बहुत सीधा। लेकिन धर्म टूटता है, खास करके धर्म टूटता है कि नहीं, धर्म का अंधविश्वास टूटा, अंधविश्वास की चूलें हिल जाती है, अंधविश्वास की नींव दरक जाती है। और जो धर्म अंधविश्वास पे टिके हुए हैं, चमत्कारों पे टिके हुए हैं, अध्यात्म नहीं है। दरअसल धर्म की वो हिस्सा जिसको विज्ञान मानता है उसको अध्यात्म कहा जाता है, उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं हम लोग। और धर्म का वो हिस्सा जो विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, चूर चूर होकर के गिरने लगता है, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। वहां से जादू टोना, चमत्कार, बभूत, ये वो प्रसाद, भीड़, कथा, कीर्तन, वो सब शुरू हो जाते हैं। उसी में वो मदमस्त होते हुए लोग नाचते हैं, उसी में बहुत भारी भरकम चंदा, धोखेबाजी, जादूगरी, कलाकारी, ये सारी चीजें वहीं निकलती हैं। और उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि वो ज्योग्राफी के उस रहस्य को नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इसको जान जाएंगे तो उनकी जो स्वर्ग नर्क वाली परिकल्पना है और ईश्वर की जो वो परिकल्पना है, तो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव बात करते हैं तो वो बहुत सिंपल बात करते हैं। वो बोलते हैं कि धर्म, अध्यात्म जो है वो, और जो ईश्वर है वो सद्गुणों का समुच्चय है, वो दरअसल विचारधारा है। और जब किसी मनुष्य में सद्गुण इकट्ठे होने लगते हैं तो इसका मतलब उसके जीवन में अध्यात्म प्रवेश कर गया है, स्पिरिचुअलिटी आ गई है ना। तो वो उस तरह से बात करते हैं, वो इस तरह से बात नहीं करते कि स्वर्ग में कोई देवी देवता बैठा और वहाँ से वो वरदान दे रहा है।
उनका है कि भगवान की कृपा जिस पे होती है तो वो बुद्धि के जागरण के रूप में होती है। वो उसका दिमाग जो है वो एनालिसिस करने लग गया। वो गायत्री माता की व्याख्या भी ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से उन्होंने व्याख्या की। तो हम जिस गायत्री परिवार में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग तो विशुद्ध विज्ञान वाले धर्म को मानते हैं, और वो धर्म हमको जीता जागता दिखाई भी देता है और ज़िंदगी में उतरता हुआ महसूस भी होता है। तो अध्यात्म जो है वो ज़िंदगी जीने का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, आर्ट ऑफ लिविंग है वो। वो कहीं मंदिरों, मठों में, मूर्तियों में, किताबों में और ग्रंथों में बंद नहीं है। वो समाज में उतर करके आता है और हमारी ज़िंदगी में उतर करके आता है, और वही सफल भी है, वही होना चाहिए। तब जाके हम विज्ञान सम्मत हो पाएंगे, अकॉर्डिंग टू साइंस हो पाएंगे। ठीक है, तो कौन टूटता है? अंधविश्वास टूटता है, धर्म नहीं टूटता। धर्म का वो हिस्सा जो कपोल कल्पना पे आधारित है, जो पोंगापंथी पे आधारित है, और जिसकी वजह से केवल और केवल दुकान चलती है और बेवकूफ़ बना करके लोगों से पैसा ऐंठा जाता है, वो वाला हिस्सा दरक करके नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसमें धर्म के, अध्यात्म के माध्यम से ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है, अपने आप को बहुत परिष्कृत करके समाज की सेवा करने लायक बनाया जा सकता है, ईश्वरत्व को धारण किया जा सकता है, नर से नारायण बनने वाली जो बात आती है, वो जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। और वो विज्ञान के होते हुए भी, ज्योग्राफी के ज्ञान के होते हुए भी बना रहता है। उसके लिए पृथ्वी का चपटा होना आवश्यक नहीं है, उसको घूमने से रोकने की आवश्यकता नहीं है, और सूर्य को घुमाने की जरूरत नहीं है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम जाएगी, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे ये जो फिलॉसफी है, ये जिन जिन लोगों ने दी है, उन सारे ज्योग्राफर्स को आपको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कोई इंडियन ज्योग्राफर्स रहे हैं पुराने, तो उनको भी कोट करना पड़ेगा। तो हमारी एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी बहुत अच्छी रही थी किसी ज़माने में, लेकिन बीच में फिर मिडिवल में हम लोगों ने फिर उसको करप्ट कर लिया और फिर हम अंधविश्वास में चले गए। तो किसी ज़माने में हम एस्ट्रोनॉमर, हमारे यहाँ बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योतिर्विज्ञान के एक से ज्ञाता थे, आर्यभट्ट थे, और उनके जो नियम थे, उनकी जो चीज़ें हैं, वो सीधा हम लोग कणाद ऋषि को हम सीधा न्यूटन के तीनों नियमों के साथ जोड़ते हैं। मैंने आपको वैशेषिक दर्शन में बताया था। तो अणुओं परमाणुओं की कल्पना और वो सब तो इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में उन्हीं को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कुछ लोगों की दुकान बंद होगी क्योंकि वो जो अंधविश्वास का धंधा चलाते हैं वो टूटेगा अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर आएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ आपको कोट करना पड़ेंगी और इनके प्रश्न भी आएंगे। इसके बाद चूंकि पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी एक प्लेनेट है और हम पृथ्वी के ओरिजिन की बात कर रहे हैं पृथ्वी, तो आपको तीन चीज़ें एक साथ चलानी पड़ेंगी। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन तीन चीज़ों को एक साथ जोड़िएगा। तीनों को जोड़ते समय आपको एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम टेबल, भूवैज्ञानिक समय सारणी। जियोलॉजिकल टाइम टेबल, और वो जियोलॉजिकल टाइम टेबल मैंने पिछले कई बार पढ़ा रखा है। आप सर्च करेंगे तो शायद हमारे पुराने लेक्चर्स में आ जाएगा। अभी हम फिर से पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम खाने वाला टाइम टेबल है। भूवैज्ञानिक समय सारणी। जब से हमारी धरती ने जन्म लिया है, ब्रह्मांड का विकास हुआ है, हमने एक टाइम टेबल में उसको बांट दिया है। तो जब हम जोलॉजी पढ़ते हैं और एनिमल्स का ओरिजिन देखते हैं, तब भी पूरा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में उसी टाइम टेबल को यूज़ किया जाता है कि डायनासोर्स कब थे, तो जुरासिक पीरियड जनरली हम लोग उनके साथ नोट करते हैं। डिवोनियन, एज ऑफ फिश बोलते हैं हम लोग, डिवोनियन। तो फिशेस कब थी, कब रेप्टाइल्स आए, कब मेमल्स बने, कब ह्यूमन बींग्स आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए। तो मॉडर्न एरा तक हम लोग आते हैं, रिसेंट तक आते हैं।
तो ऐसा टाइम टेबल फिर हम जो जो उधर भी पढ़ते हैं, जियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जब भूगर्भ विज्ञान पढ़ते हैं तो जो स्ट्रेटोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग कि पृथ्वी के अलग अलग स्तर कब कब आए हैं, नदियों के स्तर कब कब आए हैं, नदियों की टोपोग्राफी देख करके हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसे ही जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में अगेन ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के शुरू से तो हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, अदरवाइज हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ेंगे। अर्थ तो जरूरी है, पृथ्वी पर ही तो इतिहास का जन्म हुआ है, तो इतिहास पृथ्वी का ही है, पृथ्वी का इतिहास। तो इतिहास पढ़ते हैं फिर ज़रूरत पड़ती है, बॉटनी पढ़ते हैं तो प्लांट्स पढ़ते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको जो हम जियोलॉजी में बात कर रहे थे भूगर्भ विज्ञान में, उन्हीं चट्टानों की, उन्हीं नदियों की, उन्हीं सब की कालानुक्रम पूरा सीक्वेंस जो क्रोनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको ज्योग्राफी में ज़रूरत पड़ती है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं जो हमको जीवों के बारे में, पौधों के बारे में, पत्थरों के बारे में, नदियों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, लाइफ के बारे में, उनके ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, तो हमको उस टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। वो पूरा टाइम टेबल हमारा पूरा पक्का रटा हुआ होना चाहिए। तो इस बार का एक होमवर्क आपके लिए है जियोलॉजिकल टाइम टेबल, जियोलॉजिकल टाइम टेबल, भूवैज्ञानिक समय सारणी। इस तरह से हम लोग इसको बांटेंगे, ठीक है। तो कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, और उसको कैसे स्टडी करते हैं उससे जुड़ा हुआ रहेगा। सौरमंडल पढ़ के आइएगा। आज जो आपको पढ़ के आना है वो है सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम, कौन कौन से सन को पढ़ना है हमको। सन के बाद तमाम जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, अब प्लूटो ग्रह नहीं रहा 2006 के बाद, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, उसको हमने उधर एस्टेरॉयड बेल्ट में डाल दिया है। तो आज का होमवर्क जो है आपका आज के लिए, स्पेशली आज के लिए है वो सोलर सिस्टम। तो कल हम सोलर सिस्टम शुरू करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शुरुआत, सोलर सिस्टम के हमारे सदस्य, उनका परिचय, उनके चंद्रमा, उनके खोज में, उनकी रिसर्च में भेजे गए नासा के, भारत के, इसरो के हमारे यान कौन कौन से गए हैं, कौन कौन से सैटेलाइट हमने छोड़े हैं, कौन कौन से रोवर्स छोड़े हैं, कौन कौन से हमने एक्सपेडिशन किए हैं, और उनसे हमने अंततः क्या क्या अभी तक प्राप्त कर लिया है, क्या चीज़ें कर ली। मून को पढ़ेंगे, चंद्रयान के तीनों सीरीज़ हम लोग देखेंगे, और भी नेशनल इंटरनेशनल जितने प्रयास हैं उन सब की बात करेंगे, और इनका करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की